हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इकोनॉमिक्स के क्लास में और एक एनसीईआरटी सीरीज में। यहाँ पर हम लोगों ने क्या है एक सीरीज शुरुआत की है जो एनसीईआरटी से संबंधित है। और हम लोग क्लास 9 की इस समय क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, इस क्लास से जुड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की सीरीज है जिसमें हम लोग क्लास 9 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी ये क्या है, क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 है। हम लोगों ने चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी और उसके साथ संसाधन के रूप में लोग, ये दो चैप्टर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ क्या है समाप्त किया है, अच्छे से पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने उसका रिवीजन जरूर करा होगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो आइए फटाफट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर 11th और 12th का भी इकोनॉमिक्स हम लोग जरूर पढ़ेंगे। और जब मैं क्या करूंगा, क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स का पूरा एनसीईआरटी खत्म कर लूंगा उसका थ्योरी, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो एमसीक्यूज के बारे में टेंशन ना लीजिएगा, एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, डोंट वरी। पहले आप लोग क्या करेंगे, क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स का जो 4 चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 चैप्टर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, पावर्टी। ठीक है, पावर्टी एज अ चैलेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं निर्धनता। निर्धनता क्या होता है? ठीक है, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि निर्धनता क्या होता है, जिसको हम लोग गरीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीबी। तो निर्धनता से अभिप्राय जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति न होने से है। ठीक है, यानी हमारे जीवन में हमें जितने चीजों की जरूरत होगी ताकि हम अपने जीवन को बेहतर चला लें, और वही चीजें जब हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या कहलाएंगे, निर्धन कहलाएंगे, यानी गरीब कहलाएंगे। तो वही बताया जा रहा है कि निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति का न होने से है। ठीक है, अर्थात निर्धनता का मतलब केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि कई तरह की बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी है। यानी आपके पास पैसे नहीं है तो केवल क्या है, आप निर्धन नहीं मानेंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर वो भी नहीं है तब आप क्या माने जाएंगे, एक निर्धन माने जाएंगे। समझ में आया? तो निर्धनता का मतलब यही होता है कि जब हम अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं, गरीब कहलाते हैं। तो यही बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं निर्धनों की आय की। अब जो निर्धन होते हैं उनकी आमदनी क्या होती है, हमेशा कम होती है। हमेशा क्या होती है, कम होती है। हाँ, अगर वो कम होती है तो वो क्या करते हैं, अपने सामान्य जरूरतों की जो सामान है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, आश्रय है, इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी जो अपने जीवन में, ठीक है, न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताएं, जैसे रोटी हो गया आपका, ठीक है, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया, याद रखेंगे कपड़ा हो गया, ठीक है, इसके बाद मकान हो गया, ठीक है, इनको पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा हो गया, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप गरीब माने जाएंगे। आपका स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, आपका स्वास्थ्य हो गया। इसके अलावा इंटरनेट सेवा हो गई, ठीक है, इंटरनेट सेवा को भी अब कंसीडर किया जाता है, इंटरनेट सेवा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक खाता हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पेयजल, स्वच्छ पानी, ठीक है, पेयजल की व्यवस्था न होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपको निर्धनता के श्रेणी में देखने को मिलती हैं। जब हमारी ये सभी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग निर्धनता के श्रेणी में आते हैं। तो यही यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब निर्धनता के प्रमुख कारण क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब निर्धनता के प्रमुख कारण क्या होते हैं, जैसे भूखमरी। ठीक है, पहला क्या है, भूखमरी, यानी पर्याप्त भोजन न मिलना। अब किसी व्यक्ति को क्या है, 2 रोटी सुबह भी चाहिए और 2 रोटी शाम में भी चाहिए, लेकिन उसको क्या है, सुबह 1 रोटी मिल रहा है, शाम में भी 1 रोटी मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से वो व्यक्ति अपना पूरा पेट भर नहीं पा रहा है, अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे। ठीक है, आगे
आश्रय न होना, यानी मकान नहीं होना, अब सर के नीचे, ठीक है, सर के ऊपर छत न होना, ठीक है, सर के ऊपर छत न होना, ये आपको पता होना चाहिए। तो रहने के लिए आपके पास सुरक्षित स्थान नहीं होना, स्वच्छ जल और शौचालय की व्यवस्था न होना, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होना, नियमित रोजगार भी न होना, आपके पास कोई भी काम न होना और उचित मजदूरी न मिलना। इसके साथ साथ सम्मान की कमी, ठीक है, समाज में आपको रिस्पेक्ट भी न मिलना, ठीक है, आपके साथ समाज में दुर्व्यवहार होना, यानी मिसबिहेव होना। तो ये सब क्या होता है, निर्धनता के लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसके पास काम नहीं है, इसके अलावा उसके पास क्या है, उसके पास छत नहीं है, यानी घर नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, शौचालय नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, मतलब रोजगार नहीं है, उसे नियमित दर से मजदूरी नहीं मिलती है, उसको समाज में क्या है, सम्मान नहीं मिलता है, तो ये सब क्या है बेटा, निर्धनता के अंतर्गत गिना जाता है, निर्धनता के अंतर्गत गिना जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आया, यही निर्धनता के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, यही निर्धनता के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, समझ में आया, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग को बात करना है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बारे में बात करना है, जो कि कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। याद रखेंगे, नीति आयोग जारी करता है। बहुआयामी जो गरीबी है उसका जो क्या है, आकलन जो करता है वो हमारे देश में नीति आयोग करता है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बोलते हैं। तो भारत में निर्धनता मापने के लिए नीति आयोग, ठीक है, भारत में निर्धनता मापने के लिए नीति आयोग क्या करता है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या का उपयोग करता है, सूचकांक का उपयोग करता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि कई पहलुओं से गरीबी का आकलन किया जाता है। सीधे सीधे भाषा में अगर हम बोलें तो हमारे देश में जो नीति आयोग है वो क्या करता है, एक इंडेक्स का प्रयोग करता है, वो इंडेक्स का प्रयोग करता है। उस इंडेक्स का नाम क्या है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसके अंतर्गत क्या है, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उसको शामिल किया जाता है, जैसे इसमें एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जीवन स्तर हो गया, इन सभी चीजों को शामिल करके क्या किया जाता है, निर्धनता को मापने का प्रयास किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आयाम। अब कौन कौन से इसके क्या फैक्टर्स होते हैं जिसको क्या है नीति आयोग ध्यान में रखकर हमारे देश में गरीबी को क्या करता है, मापने का प्रयास करता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना 3 व्यापक सूचकों से की जाती है। 3 व्यापक, याद रखेंगे, 3 जो व्यापक इंडेक्स होते हैं उससे किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला होता है स्वास्थ्य सूचक, पहला क्या होता है, स्वास्थ्य सूचक। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे पोषण आता है, ठीक है, हमारा पोषण आता है। इसके अलावा बाल और किशोर मृत्यु दर आती है और मातृ स्वास्थ्य भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद शिक्षा सूचक में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें शिक्षा के वर्ष को शामिल किया जाता है और स्कूल में उपस्थिति भी शामिल किया जाता है। फिर जीवन स्तर, ठीक है, तीसरा हो गया जीवन स्तर। इसमें खाना बनाने के लिए ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, मकान, बिजली, इसके अलावा संपत्ति, बैंक खाता, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल जो क्या है पावर्टी इंडेक्स होता है, उसमें सरकार क्या करती है, 3 चीजों को, 3 व्यापक क्या है सूचकों का प्रयोग करती है और उनको ध्यान में रखकर निर्धनता का आकलन किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट है, यहाँ पे पूरा आप लिस्ट देखेंगे, टोटल आपको देखने को मिलेंगे इन 3 सूचकों में, ठीक है, इन 3 सूचकों में आपको क्या है 12 चीजों को देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 सूचकों में आपको क्या है 12 चीजें देखने को मिलेंगी। यही 12 चीजों पर फोकस करके हमारे देश में नीति आयोग क्या करता है, निर्धनता को मापने का प्रयास करता है। जैसे इसमें सबसे पहला आता है पोषण, मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है, पहला क्या आता है पोषण, ठीक है, तो पोषण को ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद बाल किशोर मृत्यु दर, इसके बाद मातृ स्वास्थ्य यानी माता का स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, इसके अलावा स्कूल में उपस्थिति, ये याद रखेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे खाना पकाने वाला ईंधन, ठीक है, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली, संपत्ति, बैंक खाता, ठीक है। तो इन 12 चीजों को ध्यान में रखकर क्या है हमारे देश में नीति आयोग क्या करता है, निर्धनता का आकलन करता है। इन 12 चीजों को क्या है 3 सूचकों में क्या है शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बताई। तो याद रखना, भारत में जो गरीबी
का आकलन करने का जो कार्य है वो नीति आयोग को जाता है। नीति आयोग एक इंडेक्स का प्रयोग करता है जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं। उसके अंतर्गत क्या है, 3 इंडेक्स को ध्यान में रखकर, ठीक है, 3 इंडेक्स को ध्यान में रखकर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। इन 3 इंडेक्स में आपको 12 चीजें देखने को मिलती हैं जिसका लिस्ट मैंने आपको ये बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फटाफट। अब लिखा हुआ है कि निर्धनता समझने के अन्य महत्वपूर्ण सूचक और हैं। ठीक है, कुछ और सूचकों के बारे में बात करना है, जैसे सामाजिक अपवर्जन, ये हम लोगों को बात करना है, और असुरक्षा। इन दोनों का भी मतलब समझेंगे, इन दोनों को भी ध्यान में रखकर क्या है, निर्धनता का आकलन क्या है, सरकार करती है। भारत में अगर हम निर्धनता की स्थिति देखें, वर्तमान में अगर हम भारत में निर्धनता की स्थिति देखें तो ये क्या देखने को मिलती है। 2005 और 6 की बात है, भारत में लगभग 55% लोग बहुआयामी गरीबी में क्या कर रहे थे, जीवन बिता रहे थे। फिर 15-16 में बात करें तो ये गिरकर 25% रह गई, ये गरीबी जो है 25% रह गई। और 19 से 21 में ये कितनी हो गई, 15% रह गई। और उम्मीद है कि आगे चल के ये जो गरीबी है, निर्धनता है, वो एकल अंकों यानी 10% से भी कम पर आ जाएगी। ये भारत में क्या है, डेटा है। ये कौन डेटा बता रहा है, ये नीति आयोग डेटा बता रहा है। नीति आयोग का जो मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो आपको बता रहा है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें 2019 से 21 का डेटा हम देखें तो 15% क्या है, हमारे देश में बहुआयामी क्या है, निर्धन लोग रह रहे हैं, निर्धन लोग रह रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आया। लेकिन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, अगर आप वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आप मानेंगे तो वर्ल्ड बैंक बताता है, भारत का रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि भारत में अभी भी 25% से ज्यादा लोग क्या है, गरीब हैं। 25% से ज्यादा लोग गरीब है। लेकिन हमारे भारत में जो नीति आयोग का जो आंकड़ा है वो 15% है, याद रखेंगे ये चीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा क्या होता है, आइए बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग सामाजिक अपवर्जन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है कि जब हम कुछ लोगों को मुख्य धारा से बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, मुख्य धारा से बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल उनको अलग थलग क्या करते हैं, सोसाइटी से रखते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक अपवर्जन बोला जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत कुछ लोगों या समूहों को उनके जाति के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर और उनके आर्थिक स्थिति के कारण समाज की मुख्य धारा और सुविधाओं और अवसरों से क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक अपवर्जन बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक है, हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उनको उनके लिंग के आधार पर, उनके जाति के आधार पर, यहाँ तक कि उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको समाज के मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामाजिक अपवर्जन कहलाती है। आप सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो मुख्य धारा से बिल्कुल कट गए हैं उनको भी क्या है, गरीबी के अंदर क्या है, कंसीडर किया जाता है, पॉवर्टी के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं असुरक्षा की भी बात कर लेते हैं। असुरक्षा का मतलब क्या होता है, असुरक्षा उस जोखिम को दर्शाता है, उस रिस्क को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जहां इन समूहों के पास प्राकृतिक आपदाओं के समय यानी भूकंप के समय, बाढ़ के समय, भूखमरी के समय, मंदी के समय, ठीक है, या आर्थिक संकटों से निपटने के लिए क्या होता है, पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, जिससे उनका क्या होता है, जीवन अस्थिर हो जाता है। बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने अगर कोई संकट आता है तो उस संकट का वो सामना नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को क्या है, असुरक्षा होती है, उन लोगों को असुरक्षित समूह के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी परिभाषाएं भी दी हुई हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अपवर्जन क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को समाज के सामान्य जीवन से यानी मुख्य धारा से, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में समान भागीदारी से क्या करती है, वंचित रखती है। भारत में अगर हम उदाहरण की बात करें तो जाति आधारित भेदभाव होता है। हमारे भारत में क्या होता है, लोग क्या है, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, जहां कुछ जातियों को सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों का उपयोग करने से रोका जाता है। पहले ऐसे देखने को मिलता था कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का है या अनुसूचित जाति का है तो जो क्या है, उच्च जाति के लोग हैं वो उनको क्या करते थे, सामाजिक संसाधनों का इस्तेमाल करने नहीं देते थे, उनको अपने घर में घुसने नहीं देते थे। तो इसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक अपवर्जन बोला जाता है। ठीक है, आगे बात किया जा रहा है। अब इसका प्रभाव क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जैसे निम्न आत्मसम्मान, यहाँ पे क्या होता है, जिन व्यक्तियों को मुख्य धारा से बिल्कुल अलग रखा जाता है तो उनका क्या होता है, रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, अलगाव का कारण बनता है, वो अपने आप को क्या है देश से और लोगों से क्या है बिल्कुल अलग मानते हैं। तो ये चीजें हमारे देश में क्या है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोग एक बराबर हैं, सभी लोग इंसान हैं। तो हमें सामाजिक अपवर्जन वाली जो धारणा है, जो मनोवैज्ञानिक हमारी जो सोच है, उसको हमें क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। हमें उन लोगों को भी क्या करना चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के साथ भी सामाजिक अपवर्जन देखने को मिलता है। बहुत सारे नौकरियों में क्या है महिलाओं को क्या है जाने से रोका जाता है, या समाज उनके ऊपर इतनी ज्यादा रूढ़िवादी विचारधारा थोप देता है कि महिलाएं उस क्षेत्र में जाकर काम भी नहीं करना चाहती हैं। तो ये भी एक तरह से सामाजिक अपवर्जन का क्या है एक उदाहरण देखने को मिलता है। अगर हम सामाजिक असुरक्षा की बात करें तो ये क्या होता है, यह व्यक्तियों और समूहों की सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिसमें वो संकट में पड़ जाते हैं। यह जीवन, इससे क्या होता है, जीवन अस्थिर हो जाता है, जोखिमपूर्ण बनता है। उदाहरण के लिए जो गरीब होते हैं, जो हमारे देश में वृद्ध होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनके पास आपातकाल की स्थिति में, जैसे बीमारी में, बेरोजगारी में, किसी भी प्रकार के क्या है संसाधनों की मदद नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सामाजिक रूप से क्या है असुरक्षित है। ठीक है, अब अपवर्जन का मतलब समझ लेते हैं, दोनों में अंतर समझ लेते हैं। यह लोगों को मुख्य धारा से अलग थलग करने की प्रक्रिया है, जैसे भेदभाव। ठीक है, असुरक्षा का मतलब क्या होता है, यह भविष्य के संकटों के प्रति खतरा और जोखिम का अनुभव है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य के क्या है संकटों से जूझ नहीं पाता, सामना नहीं कर पाता, तो हम बोल सकते हैं कि वो असुरक्षित है। और जब क्या है किसी व्यक्ति को मुख्य धारा से क्या है बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक अपवर्जन बोलते हैं। ये आप चीजें पता होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब निर्धन लोगों की समस्या क्या है, ये बहुत जरूरी है, ये बात इस पे क्या है करना जरूरी है। देखो, निर्धन लोगों की समस्या क्या है, वो अपने बच्चों को दिन में 3 बार भोजन नहीं दे पाते, बीमारी के समय इलाज नहीं करा पाते, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर का होना। अब गांव में वो रह रहा है फिर भी उसके पास अपनी जमीन नहीं है, तो वो क्या है निर्धन माना जाएगा। शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग, खराब परिस्थितियों में रहने वाले लोग, उनको गरीब माना जाता है। खेतों, कारखानों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों आदि में क्या है दुर्व्यवहार झेलने वाले लोग, इनको क्या है समस्याएं होती हैं, इनको गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है। रिस्पेक्ट भी मिलना क्या है समाज में बहुत जरूरी है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो एक तरह से क्या है निर्धनता के श्रेणी में आप आते हो, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देखते होगे सरकारी दफ्तरों में जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ क्या है जो उच्च जाति के लोग हैं अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है समस्याएं हैं, इसको हम लोग क्या है दूर कर सकते हैं अपना केवल क्या है एक मनोवैज्ञानिक सोच को बदलकर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब शहरी निर्धनता के बारे में बात कर लेते हैं। शहरी निर्धनता क्या होती है, शहर में रहने वाले वे लोग जो बुनियादी सुविधाओं जैसे पक्का घर, स्वच्छ जल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित रोजगार और पर्याप्त आय से क्या हो जाते हैं वंचित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है शहरी निर्धन बोला जाता है, शहर के गरीब बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में कौन कौन आता है, रिक्शा चालक आते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, मोची आते हैं जो हमारे क्या है चप्पल जूते बनाते हैं, ठीक है, फेरी वाले आते हैं जो क्या है गलियों में सड़कों में क्या है पुराने सामान ले लेकर क्या है घूमते रहते हैं, वो आते हैं। निम्न मजदूर आते हैं या निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक आते हैं। ये सब क्या है शहरी क्षेत्र के क्या है निर्धन लोग माने जाते हैं। ये लोग अक्सर क्या है झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है, झुग्गियों में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये शहरी निर्धनता है। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण निर्धनता के बारे में, गांव में बात कर लेते हैं। गांव में रहने वाले लोग जिनके पास भूमि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, याद रखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं, और उचित आय का अभाव होता है, उनको हम लोग ग्रामीण निर्धन बोलते हैं, यानी गांव के गरीब व्यक्ति बोला जाता है। ग्रामीण निर्धनता में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान आते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, खेतिहर मजदूर आते हैं, और लघु एवं सीमांत किसान आते हैं। इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रामीण निर्धन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की उपभोग क्या होता है। उपभोग को हम लोग इंग्लिश में कंजप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंजप्शन बोलते हैं। तो उपभोग शब्द का अर्थ परिवार द्वारा विभिन्न मदों जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान पर खर्च की गई राशि से है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको जितनी चीजों की जरूरत है उतनी चीजों पर वो अपने खर्च नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो गरीब माना जाएगा। अब
किसी व्यक्ति को क्या है दिन भर में क्या है 2 रोटी चाहिए, अब 2 रोटी ही उसे नहीं मिल पा रहा है, उतनी उसकी आमदनी नहीं है, तो वो गरीब माना जाएगा। और उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब क्या होता है? ठीक है, जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन पर, वस्त्र पर और भी चीजों पर क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, उसी खर्चों को क्या बोला जाता है, उपभोग। साधारण भाषा में बात करें उपभोग का, वस्तुओं एवं सेवाओं का इस्तेमाल करना, वस्तु एवं सेवा का इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, सेवा का क्या करना, इस्तेमाल करना या प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं फटाफट आगे। ठीक है, अब यहाँ पे निर्धनता रेखा के बारे में बात करना है। पावर्टी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में समझने का प्रयास करेंगे। अब निर्धनता रेखा होता क्या है, जिसको हम लोग पावर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा भी इसे बोला जाता है। अब ये एक प्रकार का क्या है, मानक होता है। ठीक है, एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, या हम इसे बोल सकते हैं कि न्यूनतम आय या उपभोग का एक ऐसा स्तर होता है जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। यह वह सीमा होती है जिसके नीचे रहने वाले लोग भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सुविधाओं से क्या होते हैं, वंचित होते हैं, या उसको जुटाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। यह रेखा समय और स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है, जो गरीबी मापन के लिए सहायक होती है। मतलब एक तरह से निर्धनता रेखा की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का टारगेट लाइन होता है। क्या होता है, ये एक टारगेट लाइन होता है। इसके नीचे रहने वाले को क्या बोला जाता है, गरीब बोला जाता है, और इसके ऊपर रहने वाले को क्या है, गरीब नहीं बोला जाता है। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, बीपीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीएल। ठीक है, बिलो पावर्टी लाइन। और ऊपर रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीएल बोलते हैं, अबव पावर्टी लाइन। तो एक टारगेट क्या है, सेट कर दिया जाता है। उस टारगेट के नीचे जितने लोग आते हैं वो गरीब माने जाते हैं, उसके ऊपर जो आते हैं वो गरीब नहीं माने जाते हैं। अब ये टारगेट किससे संबंधित होता है, जैसे भोजन से होता है। मान लीजिए, ठीक है, सरकार ने सेट कर दिया कि भोजन, ठीक है, दिन भर में एक व्यक्ति को 5 रोटी खाना चाहिए, तो ये टारगेट हो गया। अब जो व्यक्ति क्या है, ये 5 रोटी टारगेट हो गया, 5 रोटी टारगेट हो गया। अब 5 रोटी जो नहीं खा पा रहा है वो किसके नीचे आएगा, गरीबी रेखा के नीचे आएगा, यानी वो बीपीएल में आएगा। अब जो 5 से ज्यादा खा रहा है या 5 खाएगा तो वो एपीएल में आएगा। तो यही होता है गरीबी रेखा। ठीक है, एक प्रकार का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है जो हमें बताता है देश के अंदर कि कौन से इंसान गरीब हैं और कौन से इंसान गरीब नहीं है। ठीक है, तो यह वह सीमा है जिसके नीचे रहने वाले लोग भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो रेखा है ये समय और स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, अमेरिका में अगर जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो गरीब माना जाता है। अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो गरीब माना जाता है। और अगर भारत में किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो क्या वो गरीब माना जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये जो रेखा है समय और स्थान के अनुसार वेरी करती है। ठीक है, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्या है, राज्यों में इस रेखा का क्या है, अलग अलग मापदंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये गरीबी रेखा होता है। आगे बात करते हैं, फिर से दिया हुआ है निर्धनता रेखा क्या होता है, आय अथवा उपभोग का स्तर मूल्य आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाना ही निर्धनता रेखा कहलाता है। निर्धनता रेखा समय और देश के अनुसार क्या है, बदलती रहती है। चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार क्लास को सभी लोग ढेर सारी मात्रा में शेयर करेंगे। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है। अब हम लोगों को यह सीखना है कि भारत में गरीबी कैसे नापी जाती है, कैसे मापी जाती है, कैसे इसका आकलन होता है। तो बात करें अगर हम पुराना तरीका, तो पुराना तरीका क्या था भारत में पुराना तरीका क्या था। पहले भारत में निर्धनता रेखा तय करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता था। पहली बात पढ़ते हैं, खाद्य आवश्यकताएं। खाद्य आवश्यकताएं, तो याद रखना खाद्य आवश्यकताओं में क्या बताया गया है। यदि कोई गांव का व्यक्ति यानी कोई विलेज का क्या है, पर्सन, गांव का व्यक्ति, ठीक है, 2400 कैलोरी, ठीक है, पर डे से कम का भोजन ग्रहण करता है तो वो गरीब माना जाएगा। ये टारगेट है, ये पावर्टी लाइन है। ठीक है, ये पावर्टी लाइन सेट कर दिया गया है विलेज वालों लोगों के लिए कि अगर विलेज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे, ठीक है, पर डे से कम का भोजन करता है तो वो बीपीएल में आएगा, यानी गरीबी रेखा के नीचे आएगा। सिटी में क्या निर्धारित किया गया, सिटी में निर्धारित किया गया कि अगर कोई शहर का व्यक्ति 2100 कैलोरी पर डे से कम का भोजन ग्रहण करता है तो वो क्या होगा, गरीबी रेखा के नीचे आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं गरीबी रेखा। तो एक टारगेट सेट कर दिया गया,
इस टारगेट के जो नीचे आया वो गरीब माना जाएगा, ऊपर जो आया वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये इस तरीके से क्या है, भारत में पहले निर्धनता का आकलन किया जाता था। समझ में आया? तो जो व्यक्ति क्या है इस गरीबी रेखा के, इस पावर्टी लाइन के नीचे आता है वो गरीब माना जाएगा, और जो नहीं आता है तो वो क्या होगा, गरीब नहीं माना जाएगा, वो अबव पावर्टी लाइन होगा। ये सरकार इस हिसाब से क्या है पहले गरीबी का क्या करती थी, आकलन करती थी। अब यहाँ पे कैलोरी का मतलब क्या होता है, कैलोरी का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय हमें खाने से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, कैलोरी में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। समझ में आया? ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, अगर आपका वजन कम है या आप बहुत पतले हो, तो क्या है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा क्या, आप अपने खाने को बढ़ा दो। ठीक है, खाने को बढ़ा दो, या बोलेगा कैलोरी बढ़ाओ। ठीक है, अपना कैलोरी बढ़ाओ, ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या होगा, वेट गेन करेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा वेट गेन करेगा। तो यही बताया गया पुराने तरीके में कि आवश्यक कैलोरी की जरूरतें, भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और नगर में क्या बताया गया 2100। ये पावर्टी लाइन था। आगे इसमें कुछ चीजों को और इंक्लूड किया गया, ये भी याद रखेंगे, कुछ चीजों को और इंक्लूड किया गया, जैसे भोजन तो हो ही गया, इसके बाद कपड़े, जूते, ईंधन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सभी को जोड़कर क्या है भारत में पहले निर्धनता का आकलन किया जाता था। भारत में पहले निर्धनता का आकलन किया जाता था। अब आज का जो तरीका है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आज का जो तरीका है वो किस पे आधारित है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स पर आधारित है। ठीक है, मैंने अभी आप सभी से बात किया था इस पर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तीन चीजों को शामिल किया जाता है, तीन चीजों को, एक आपका स्वास्थ्य आता है, एक आपका शिक्षा आता है, और एक आपका जीवन स्तर आता है। तो लिखा हुआ है कि आज के समय भारत में जो गरीबी रेखा का जो आकलन किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग का एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, मल्टीपल डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बहुआयामी निर्धनता सूची बोलते हैं, या ठीक है इंडेक्स बोलते हैं। तो भारत सरकार अब वैश्विक विकास मानकों के आधार पर, ठीक है, निर्धनों का आकलन करती है। इसमें 12 विकासात्मक सूचक को शामिल किया जाता है, मैंने बताया था, और 3 व्यापक क्षेत्र होते हैं। 3 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 12 सूचक कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, जिसमें पोषण था, बाल किशोर मृत्यु दर था, फिर उसके बाद क्या है, मात्र स्वास्थ्य था। ठीक है, मात्र स्वास्थ्य था, ये आपको पता होना चाहिए, मात्र स्वास्थ्य था, ये आपको पता होना चाहिए। इसको, इन तीनों को किस में रखा गया, इन तीनों को किसमें रखा गया, इन तीनों को किसमें रखा गया, स्वास्थ्य में रखा गया। याद रखेंगे, इन तीनों को किसमें रखा गया, स्वास्थ्य में रखा गया, पहला जो मुख्य सूचक था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे स्कूली शिक्षा है और स्कूल में उपस्थिति, इसमें किसको रखा गया, शिक्षा। ठीक है, ये दोनों को शिक्षा में रखा गया। बाकी देखो, खाना पकाने के लिए ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली, संपत्ति, बैंक खाता, इनको किस में रखा गया, इनको किस में रखा गया, तो इनको क्या रखा गया, जीवन स्तर में रखा गया। ठीक है, लाइफ स्टाइल में रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीवन स्तर में रखना गया। ठीक है, तो आप लोग क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी जरूरतें अगर किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती है तो भारत में उसको गरीब माना जाता है, ये आप मान के चलिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब बहुआयामी निर्धनता सूची का महत्व क्यों है, क्यों सरकार ने इसको प्रयोग किया, पुराना वाला तरीका भी तो अच्छा था, इसका महत्व क्या है। तो यह सूचक केवल आय और उपभोग को नहीं देखता, केवल इनकम को नहीं देखता, उपभोग को भी नहीं देखता। उपभोग मैंने समझाया था क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करना। यह प्रत्यक्ष रूप से अभावों को मापता है, हमारे जीवन में किन किन चीजों की कमी है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, आवास नहीं है, समझ में आया, ये सारी चीजें, बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये सब क्या होगा, ये सारी चीजों को ये नापने का प्रयास करता है। इसलिए यह पुराने वाले से बेटर है, पुराने वाले से बेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अंतरराज्यीय असमानताओं के बारे में भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो निर्धनता रेखा है वो समय और स्थान के अनुसार क्या है, अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, हर जगह पर अलग अलग प्रकार के निर्धनता रेखा का प्रयोग किया जाता है, यानी हर एक देश में गरीबी नापने का क्या पैमाना अलग होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। बिल्कुल, चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बात करते हैं अंतर्राज्यीय असमानताओं के बारे में। भारत के सभी राज्यों में निर्धनता का स्तर एक समान नहीं है, हर जगह एक जैसे गरीब लोग नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे कम निर्धन राज्य कौन सा है हमारे देश का, ठीक है, सबसे कम निर्धन जो राज्य है वो कौन सा है, आप सभी लोग बताएंगे कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, तो वो बनता है आपका केरल। क्या,
केरल में निर्धनता का स्तर सबसे कम है। और सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? सबसे अधिक निर्धन जो राज्य है, ठीक है, अधिक निर्धन जो राज्य है वो आपका बिहार बनता है रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, बिहार बनता है। ये चीजें बिहार को क्या है, अपने जो प्रति व्यक्ति आय है, उपभोग का स्तर है, इन सभी में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। केरल में सबसे कम निर्धनता देखने को मिलती है। उसके बाद आप गोवा देखेंगे और सिक्किम देखेंगे। ठीक है, 3 ऐसे राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा, सबसे कम पावर्टी है। ठीक है, सबसे कम गरीबी है। बाकी बिहार में सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में निर्धन लोगों का अनुपात अलग अलग पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है। 1970 के दशक में अधिकांश राज्यों में निर्धनता घटी है। 1970 के बाद धीरे धीरे पावर्टी क्या है, हर एक राज्य में हमारे देश में घटा है, लेकिन अभी तक सफलता क्या है, बिल्कुल दूर है। ठीक है, बिल्कुल दूर है, याद रखेंगे। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए 2019 और 21 का हम लोग डेटा फिर से बात कर लेते हैं, बात किए थे इस पर। 2019 और 21 में सबसे कम निर्धनता वाले जो राज्य थे वो कर्नाटक थे। इसमें केरल को भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब। इन राज्यों का हेड काउंट रेशियो करीबन क्या है, 10% से कम है। अब हेड काउंट रेशियो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। हेड काउंट रेशियो, ठीक है, क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे यूपी है। ठीक है, यूपी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? मान लो यूपी में, ठीक है, यूपी में रहने वाले क्या है, लोग कितने हैं, 100 हैं। यूपी में रहने वाले लोग कितने हैं, 100 हैं। और इसमें से क्या है, इसमें से मान लो 5 लोग क्या है, गरीब हैं। 5 लोग क्या है, गरीब हैं। 5 लोग गरीब हैं, 5 लोग गरीब हैं। तो अगर हमें हेड काउंट रेशियो निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो कितने गरीब हैं ऊपर रखेंगे। ठीक है, टोटल यूपी की जनसंख्या कितनी है, 100, इंटू में क्या करेंगे, 100%। ठीक है, इंटू में 100 करेंगे तो निकालेंगे, 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा, 5%। यानी यूपी में गरीबी कितनी है, 5%। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हेड काउंट रेशियो निकालते हैं। तो इन सभी राज्यों के क्या है, जो हेड काउंट रेशियो है वो 10% से भी कम है। ठीक है, 10% से भी कम है। लेकिन अगर हम ज्यादा देखें, उल्लेखनीय प्रगति करने वाले जो राज्य हैं, बिहार ने काफी प्रगति किया है, निर्धनता में काफी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। इन राज्यों में गरीबी अधिक है, लेकिन हाल ही के वर्षों में इन लोगों ने क्या किया, बेहतर सुधार अपने देश में, या सॉरी अपने राज्य में किया है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेड काउंट रेशियो पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या हो गया, गरीबों की संख्या बटे में टोटल जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, आगे बात करते हैं, असुरक्षित समूह के बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में हमेशा बात किया जाएगा, जब जब आप निर्धनता वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके बारे में अब हमेशा क्या है, सुनने को देखने को मिलेगा। तो जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक क्या है, असुरक्षित है, मैंने पढ़ाया आपको पीछे, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। जो सबसे ज्यादा हमारे देश में जो असुरक्षित समूह हैं वो किस परिवार से आते हैं, किस जाति से आते हैं? तो आप बताएंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार आते हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह में ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषि श्रमिक है वो आते हैं, और नगर यानी शहरों में काम करने वाले अनियत मजदूर भी आते हैं। ये सभी क्या है, हमारे देश में असुरक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर हम इन समूहों में बात करें तो कौन कौन कितना प्रतिशत क्या है, निर्धन है, याद रखेंगे। अगर हम एसटी कैटेगरी में बात करें तो लगभग 43% लोग क्या है, गरीबी झेल रहे हैं। फिर एससी में बात करें तो 29%, ग्रामीण कृषि श्रमिकों की बात करें तो 34%, और नगरीय अनियत मजदूर की बात करें तो 34%। ये डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन सभी जातियों में, ठीक है, वर्गों में आपको इस हिसाब से गरीबी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। ठीक है, निर्धनता एक वैश्विक समस्या है, ये हम लोग जानते हैं। दुनिया के लगभग हर देश में निर्धन लोग पाए जाते हैं, गरीब लोग पाए जाते हैं, विशेष तौर पर विकासशील देश। भारत एक विकासशील देश है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, आपको गरीबी देखने को मिलती है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा की, ठीक है, विश्व बैंक इसको क्या करता है, प्रकाशित करने का काम करता है। तो विश्व बैंक देशों के बीच तुलना के लिए एक सामान्य मानक अपनाता है। ठीक है, विश्व बैंक जब क्या है, अनेक देशों की गरीबी का निर्धारण करता है तो एक सामान्य मानक अपनाता है। ये क्या बोलता है, क्या मानक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर किसी देश में कोई व्यक्ति $2.15 से कम कमाता है
तो वो निर्धन माना जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति की दैनिक आय यानी रोजाना की आय, डेली की आय, ठीक है, डेली की आय, ठीक है, 2.15 क्या डॉलर से कम है, यानी हम अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 180 रुपए के आसपास है या उससे कम है, तो उसे क्या माना जाएगा, अत्यंत गरीब माना जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करता है वर्ल्ड बैंक, देशों में क्या करता है, निर्धनता का आकलन करता है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर, ठीक है, अगर किसी देश में एक व्यक्ति की रोजाना जो आय है वो 2.15 डॉलर यानी 180 रुपए से कम है, तो वो देश का नागरिक क्या है, अत्यधिक निर्धन माना जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करता है वर्ल्ड बैंक निर्धनता का आकलन करता है। अब निर्धनता के बहुत सारे कारण है भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण है। अब भारत के लोग निर्धन क्यों है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। जब से पहले ऐतिहासिक कारण समझते हैं, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा है, तो विदेश अगर हम बात करें, ब्रिटिश नीतियों में पारंपरिक हस्तक्षेप जैसे वस्त्र उद्योगों को नष्ट कर दिया, इससे आर्थिक विकास नहीं हुआ। हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे पूरे व्यापार को चौपट किया, जिससे हम लोग क्या हो गए, पिछड़ गए। उसके बाद हमारे देश की शुरू से क्या है, धीमी विकास दर रही है, 1980 के दशक तक जारी रही है। ये बहुत धीमे धीमे हमारा देश का जीडीपी बढ़ रहा था, जिससे रोजगार कम हुए हैं और आय नहीं बढ़ी है। जनसंख्या तो बढ़ी है और तेजी से बढ़ी है, जिससे संसाधनों का दबाव बढ़ा है, ये कारण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोजगार और नगरीकरण की समस्या, ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में गरीबी का। कृषि में सुधार, सिंचाई और हरित क्रांति से कुछ ही क्षेत्र जैसे पंजाब में रोजगार बढ़े हैं, लेकिन पूरे देश में, भारत में रोजगार नहीं बढ़ा है। शहरी रोजगार की बात करें तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से कुछ नौकरियां तो मिली हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। झुग्गी झोपड़ियां, याद रखेंगे, नौकरी न मिलने पर लोग रिक्शा चालक बने हैं, विक्रेता बने हैं, मजदूर बने हैं, कम आय से क्या है वो झुग्गियों में रहने लगे हैं। ये सब कारण है बेटा, ये सब कारण है। अगर सही नौकरी नहीं मिली है तो व्यक्ति निर्धन हो गया है। फिर उसके बाद परिणाम क्या हो रहा है, ग्रामीण निर्धनता शहरों में भी फैल गई है, गांव से फिर ये शहरों में निकल के आई है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं आय असमानता, बिल्कुल हमारे देश में सभी का इनकम क्या है, इक्वल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में सभी का जो इनकम है वो इक्वल नहीं है, यानी हमारे देश में आय असमानता ज्यादा देखने को मिलती है। मुख्य कारण क्या है, भूमि और संसाधनों का असमान वितरण, किसी के पास संसाधन बहुत ज्यादा है तो वो अमीर है, किसी के पास संसाधन की कमी है वो गरीब है। भूमि सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्ति पुनः वितरण की नीति जो बनी है, जो भूमि सुधार किया गया है, लेकिन ये भी क्या है, इससे भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है और सरकार इसे ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाई है। संभावना क्या है, सही लागू करने से करोड़ों गरीबों का क्या होगा, जीवन बदल जाएगा। अगर इसी भूमि सुधार को इन लोग सही तरीके से लागू करते हैं भारत में, तो जीवन बदलता, लोग क्या होते हैं, गरीबी रेखा से बाहर आते हैं। अन्य सामाजिक और आर्थिक कारण भी है हमारे देश में, जैसे सामाजिक खर्च, हम लोग क्या करते हैं, विवाह में बहुत खर्च करते हैं, ठीक है। एक गरीब परिवार भी क्या है, अब विवाह में बहुत खर्च करता है। धार्मिक अनुष्ठान में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसी कारण क्या है, हम निर्धन हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कृषि ऋण, छोटे किसानों को बीज उर्वरक के लिए क्या होता है, ऋण लेना पड़ता है। अब बचत न होने से क्या है, वो गरीबी झेलते रहते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में क्या है, हाँ, फंसे रहते हैं। ऋण का चक्र, बिल्कुल है, ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों है। आगे बात करते हैं भारत में निर्धनता निरोधी उपाय। अब भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, ये आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। आइए फटाफट समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में, ठीक है, गरीबी को खत्म करने के लिए या दूर करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। तो निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, आगे भी रहेगा, ठीक है, जब तक यहाँ से गरीबी खत्म नहीं होती। सरकार की वर्तमान निर्धनता, ठीक है, जो निरोधी कार्यक्रम है उस पर क्या है, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे क्या करना होगा, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना होगा, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ाना होगा। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाने होंगे, जो सरकार ने चलाए भी हैं। इसके अलावा, ठीक है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, सबसे पहले ये समझते हैं, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। जैसे जैसे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा भारत में, वैसे वैसे गरीबी क्या होगी, खत्म होती चली जाएगी। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा संभव है कि आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की भी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। आइए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम सरकार ने कौन कौन से चलाए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए
भारत में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे मनरेगा चलाया गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अनंतदेव अन्न योजना और काम के बदले अनाज योजना। ये सब क्या है, भारत ने, ठीक है, भारत ने लक्षित कार्यक्रम चलाए हैं ताकि निर्धनता को क्या किया जाए, कम किया जा सके। ठीक है, तो ये सब लक्षित है। इसके अलावा, ठीक है, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो भी सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है। ठीक है, रोड बनवा रही है, सड़क बनवा रही है, बुलेट ट्रेन, ठीक है, ला रही है भारत में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रही है। तो इससे क्या होगा, भारत में रोजगार पैदा होगा। अब जब रोजगार पैदा होगा तो लोग क्या होंगे, निर्धनता वाले जो चक्र है, कुचक्र है, उससे क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। अलग से भी सरकार ने क्या है, ये तमाम योजनाएं क्या है, निर्धनता को दूर करने के लिए चलाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इससे थोड़ा सा फायदा हुआ है। इसीलिए हम लोगों की को जो बहुआयामी जो गरीबी है वो 15% पर आ गई है, जो 2005 में 6 में करीबन 55% थी। आगे बात कर लेते हैं मनरेगा। ये पूछा गया है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ये सारे लक्षित क्या है कार्यक्रमों से, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए मनरेगा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते हैं। ग्रामीण भारत में हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य की कानूनी गारंटी देता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले जो श्रमिक हैं, किसान हैं, उनको क्या होता है, सरकार 100 दिनों के लिए रोजगार देती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दिया गया है और सरकार बदले में पेमेंट भी करती है। पेमेंट कैसे करती है, आधार आधारित भुगतान प्रणाली के आधार पर क्या करती है, उनको पेमेंट करती है, जिसमें सीधे बैंक खाते में क्या होता है, इन अकुशल शारीरिक जो श्रमिक हैं उनके खाते में क्या होता है, पैसा आता है। आगे बात कर लेते हैं मनरेगा की मुख्य नई विशेषताएं बात कर लेते हैं। अब मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। तो मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर, ठीक है, याद रखना, VBG राम जी, ठीक है, रख दिया गया है, या इसका रखने का योजना बना रही है। अब VB राम जी याद रखेंगे, VB, ठीक है, फिर उसके बाद जी, ठीक है, राम जी। अब मनरेगा का नाम क्या हो जाएगा, आने वाले समय में ये हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, याद रखेंगे। ठीक है, वी से होगा विकसित, ठीक है, भारत का मतलब होगा बी, ठीक है, गारंटी मतलब जानते हैं जी, ठीक है, फॉर का मतलब कुछ नहीं होगा, रोजगार में क्या होगा आर, ठीक है, आजीविका मतलब ए, ठीक है, मिशन मतलब एन, ठीक है, और ब्रैकेट में ग्रामीण, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा, ग्रामीण। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करें तो अब मजदूरी पाने के लिए आधार आधारित पेमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। सीधे बैंक खातों में क्या होगा, पैसा आएगा, जिस भी मजदूर को क्या है, सरकार रोजगार प्रदान करेगी मनरेगा के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। काम के दिन, अब काम के दिन भी बढ़ा दिया गया है, 100 से कितने हो गए, 125 दिन हो गए। अब मनरेगा के तहत भारत सरकार 125 दिनों का क्या करेगी, उन श्रमिकों को, उन अकुशल श्रमिकों को क्या करेगी, रोजगार प्रदान करेगी जो गांव में रहते हैं। आगे बात करें, पहले सरकार 15 दिन पर पेमेंट करती थी, अब क्या होगा, हर हफ्ते पेमेंट करेगी उनको। ठीक है, एक हफ्ता वो काम करेंगे, सरकार उनके खाते में क्या करेगी, आधार के आधार पर क्या है, पैसे ट्रांसफर कर देगी। 5 किलोमीटर का नियम बना दिया गया है, ये जल्द ही लागू हो जाएगा, 5 किलोमीटर का नियम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, निवास स्थल से 5 किलोमीटर के भीतर ही क्या होगा, सरकार उनको काम देगी, 50 किलोमीटर नहीं भेजेगी। ठीक है, अगर भेजती है तो उनको क्या होगा, 10% अधिक मजदूरी दिया जाएगा, 10% अधिक मजदूरी दिया जाएगा। तो ये फायदा हुआ है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, लगभग 1/3 लाभार्थी महिलाएं भी हैं इस योजना के, क्या है, 1/3 जो होंगी महिलाएं भी लाभार्थी हो जाएंगी, ये आपको पता होगा। अब जो मजदूर को काम दिया जाएगा, ठीक है, उसकी क्या होगी, ऑनलाइन हाजिरी होगी, यानी प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत, ठीक है, काम स्थल पर ऐप के माध्यम से अपने फोटो को साथ हाजिरी देगा। यानी जहां पे वो जाएगा तो वहां पर सरकार का एक अधिकारी होगा, वो उसका अटेंडेंस लगाएगा। अटेंडेंस कैसे लगाएगा, इस ऐप के माध्यम से लगाएगा। इस ऐप में उसको क्या करना होगा, अपने फोटो को यानी अपने चेहरे को स्कैन कराना होगा और उसका प्रेजेंटेशन लग जाएगा, यानी वो प्रेजेंट हो जाएगा और उसके बाद वो वहां पर जाकर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग इस योजना का लाभ उठाते थे परंतु वो काम करने नहीं जाते थे। अब सरकार इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोच रही है। अब किसी को भी अगर गांव के क्षेत्र में क्या होगा, रोजगार मिलेगा,
रोजगार मिलेगा, ठीक है, मनरेगा के तहत, तो उसका क्या होगा, एक ऑनलाइन हाजिरी होगा, उसको उस स्थल पर जाना होगा और वहां पर जाकर अपना ऑनलाइन क्या होगा, हाजिरी लगाना पड़ेगा। तो ये सारे बदलाव क्या है, मनरेगा में होने वाले हैं। आगे बात करते हैं एक और योजना, पीएम पोषण शक्ति अभियान, ठीक है, जिसको मिड डे मील भी बोला जाता था। भारत सरकार का एक प्रमुख क्या है, पोषण और शिक्षा से जुड़ा ये कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, बच्चों की कैलोरी और प्रोटीन से जुड़ी पोषण आवश्यकताओं को सुधारना, उसके बाद स्कूल में नामांकन बढ़ाना और ड्रॉप आउट को कम करना, जो बच्चे बीच में क्या है स्कूल छोड़ देते हैं उनको खत्म करना। लाभार्थी कौन कौन है, 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी जो सरकारी सहायता समूह स्कूल और आरटीई केंद्र में पढ़ते हों। इसके बाद संचालन कौन करेगा इसका, स्थानीय सरकारों और सामुदायिक संगठनों की मदद से इसका संचालन किया जाएगा। लक्ष्य क्या रहेगा, गरीब बच्चों की नियमित रूप से स्कूल भेजना और कक्षा गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाना। ये है पीएम पोषण शक्ति अभियान का क्या है उद्देश्य, ये भी याद रखेंगे। ये सब गरीबी को दूर करने का एक कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2016 में इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, जो महिलाएं, ठीक है, प्रसव में है यानी प्रेग्नेंट है, उनकी देखभाल के लिए, ठीक है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये था। इसके अलावा सुरक्षित प्रसव और नियमित जांच और निरंतर इलाज करवाना, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा। सेवा दिवस, हर महीने की 9 तारीख को सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, याद रखना। विशेषता, निजी चिकित्सकों की स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, वो प्राइवेट डॉक्टरों को भी क्या कर सकती हैं, हैंडल करके अपना इलाज करवा सकती हैं। लक्ष्य क्या होगा, प्रसूति देखभाल में कमियों को दूर कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना, ये चीज है। महिलाओं के लिए काफी अच्छा है ये कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2016 में इसकी शुरुआत हुई। ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, अब तो ये शहरों में भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो क्या है भट्टी में, ठीक है, चूल्हे में अपना क्या है आंख फोड़ रही हैं, ठीक है, उसी में भोजन बना रही हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या है ये योजना लाई है, ताकि उनको क्या है मुफ्त में, फ्री में उनको क्या है गैस सिलेंडर दिया जा सके। लाभार्थी कौन कौन है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल वाले, एससी और एसटी कैटेगरी के लोग, वनवासी लोग और अन्य गरीब परिवार, इन लोगों को इस योजना का क्या है इस समय वर्तमान में काफी अच्छा लाभ मिल रहा है। सुविधाएं क्या मिल रही है, फ्री में एलपीजी कनेक्शन मिल जा रहा है, एक स्टोव दिया जा रहा है और पहला रिफिल निःशुल्क मिल रहा है, यानी पहला जो सिलेंडर में क्या होगा जो रिफिल दिया जाएगा वो फ्री में मिलेगा। तो इस योजना का ये लाभ है, समझ में आया। इसके बाद और बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रमुख लाभ और प्रभाव। स्वास्थ्य सुधार, इससे क्या होगा, परंपरागत ईंधन जैसे कोयला में पहले खाना बनता था, उपले से बनता था, लकड़ी से बनता था, इनसे जो धुएं महिलाएं के क्या है पेट के अंदर जाते थे, उससे उनका क्या है स्वास्थ्य खराब हो जाता था, वो अब नहीं होगा, ठीक है। समय की बचत होगी, एलपीजी से खाना पकाने का समय कम हो जाएगा, जिससे महिलाएं शिक्षा, रोजगार और अन्य कामों से भी जुड़ पाएंगी, ये फायदा हुआ है, ठीक है। तो फायदे समझिए, ठीक है। लैंगिक समानता, कनेक्शन महिलाओं के नाम पर जारी होगा, जिससे उनकी आर्थिक क्या है स्वतंत्रता भी बढ़ेगी, पुरुष के नाम पर नहीं। पर्यावरण संरक्षण भी होगा, बिल्कुल पर्यावरण को भी इससे लाभ होगा। वनों की कटाई रुकेगी, क्योंकि लकड़ी जो काट के क्या खाना बनाया जाता था वो अब नहीं होगा। CO2 उत्सर्जन क्या होगा घटता चला जाएगा, समझ में आया। तो ये सारे कार्यक्रम हैं जो सरकार ने क्या है गरीबी को कम करने के लिए क्या है हमारे देश में चलाए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो लगातार सरकार क्या है चला रही है और गरीबी को क्या कर रही है दूर करने का प्रयास कर रही है। तो आई होप आपको क्या है इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक था वो अच्छे तरीके से समझ में आया। आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो आप जाकर एक बार एनसीईआरटी का बुक जरूर उठाइएगा और उसको अच्छे से रीड करिएगा, एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह। तो आप वहां से इस लेक्चर को पूरा रिलेट करेंगे, बिल्कुल कुछ बदला नहीं है। मैंने आपको उसी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती, उसके जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, वो मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी क्या है चीजें आपको नहीं समझ में आई है आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है, क्लास क्या है ऑफ हो जाने के बाद। बाकी बात करेंगे एमसीक्यू की, बिल्कुल मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा। पहले हम लोग क्या है जो इकोनॉमिक्स क्लास 9 की है, क्लास 9 की जो इकोनॉमिक्स है उसके चारों चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद ठीक है 5वां जो क्लास रहने वाला है, जैसे 3 क्लास तो अब डन हो गया, 5वां जो क्लास होने वाला है वो बिल्कुल एमसीक्यू का क्लास होगा। एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाऊंगा। एक ही क्लास में क्या होगा
क्लास 9 की एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके पेपर में बनेंगे वो सब कुछ मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। पहले आप लोग थ्योरी पढ़िए अच्छे से और एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते रहिए, ठीक है। आप मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं या खरीद कर भी पढ़ सकते हैं, काफी सस्ती एनसीईआरटी आती है, तो चीजें यहां से आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि सभी को।